हेलो बच्चों, आई होप आपने पहले वाली 3 क्लासेस देख ली होगी। तो आज अपन जो नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शंस जो स्टार्ट करेंगे, उस रिएक्शंस में यह है कि आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको आनी ज़रूरी थी। तो नहीं अगर देखिए तो पहले जाके वो 3 वीडियो देखो, जिससे चीज़ें आगे की आपको और बेटर ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज जो होगी उसको अपन कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो अपने मेन रिएक्शंस अपनी बुक में दी हुई हैं, वो रिएक्शंस दी हुई हैं। एक तो SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। जैसे ही आप SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन समझ लोगे, आपके लिए आसान हो जाएगा E1 और E2 को समझना। और E1 और E2 भी उतना ही जरूरी है जितना SN1 और SN2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नाभिक स्नेही को मैंने क्या बोला था, नाभिक से स्नेह रखने वाला, तो इसको अपन बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके लिए होगा क्या, 2 चीज समझनी जरूरी है। जैसे अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो उसमें नाभिक स्नेही जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, और वो प्रतिस्थापित करेगा किसी ना किसी ग्रुप को, जहाँ पे एक ग्रुप निकलेगा और एक ग्रुप वहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, तो जो जुड़ने वाले ग्रुप को तो अपन बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जो निकलेगा उसको अपन क्या बोल देंगे, लिविंग ग्रुप। 2 ग्रुप के बारे में आपकी समझ होनी बहुत जरूरी है, जिसमें एक होगा न्यूक्लियोफाइल और एक होगा लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं एक रिएक्शंस लेके चलती हूँ, जैसे RCH2X। ठीक है, अब ये X है जो निकलेगा। अब ये लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं वो अपन को समझना है। तो इसमें आपको देखना है कि जो X ग्रुप है, इस X ग्रुप को मैंने नाम क्या दिया, लिविंग ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, इसके बेसिस पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो देखो, एक तो वो होते हैं, जैसे मैंने बोला बेड लिविंग ग्रुप, ये याद कर लेने हैं, ये निकलेंगे ही नहीं, या निकलेंगे तो इनके लिए अपन को कुछ अलग से रिएजेंट वगैरह या टेम्परेचर प्रेशर वगैरह अपन को डालना पड़ेगा। ठीक है, एक तो बेड लिविंग ग्रुप और एक अपन मान लेते हैं गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो जो बेड लिविंग ग्रुप है ना, वो कौन से आएंगे, सेकंड पीरियड के। अगर पीरियड और ग्रुप में भी प्रॉब्लम हो रही है, आवर्त और वर्ग में, तो इसमें पीरियोडिक टेबल की पहली वीडियो जाके देखिएगा। एक बार मैं बता देती हूँ। देखो, पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में ऐसे पड़े खाने, और ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में ऐसे खड़े खाने। ठीक है, तो जो सेकंड पीरियड आते हैं, सेकंड पीरियड में देखो, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आता है, और हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जो नीचे वाला आता है पीरियड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड पीरियड। तो इसमें से अपन बोलते हैं कि जो अगर NH2 लगा हुआ हो, ठीक है, OH लगा हुआ हो या फ्लोरीन लगा हुआ हो, ये जो ग्रुप्स आते हैं ना, ये निकलते नहीं है, ये बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो इनको अपन क्या बोल देंगे, बेड लिविंग ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, और गुड लिविंग ग्रुप है ना, अब गुड लिविंग ग्रुप को भी अपन, गुड लिविंग ग्रुप होगा क्या, देखो ये वाली चीज है, इसमें से जब ये X निकलेगा ना, तो ये जो बॉन्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकलेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके निकल गया, तो जो निकलने वाला है उसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, X माइनस, और जो रह गया पीछे उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब ये माइनस, अपन के पास लिविंग ग्रुप जो निकल के आया है वो क्या निकल के आएगा, X माइनस निकल के आएगा, इनके ऊपर भी ऐसे माइनस आएगा, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, ये निकलने वाले ग्रुप है। तो ये कैसे होते हैं, बेड लिविंग ग्रुप होते हैं। अब गुड लिविंग ग्रुप, वो सबसे अच्छे गुड लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो ये जो माइनस इनके ऊपर आ जाता है ना, उनको ये क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं 3 अगर लिख रही हूँ, एक तो Cl माइनस, एक Br माइनस
और एक I माइनस। तो देखो अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ होता I माइनस या Br माइनस या Cl माइनस तो वो बहुत आसानी से निकल जाते। क्यों? क्योंकि ये p इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल इनमें वैकेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, इस माइनस को आसानी से स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि लिविंग ग्रुप की जगह यहाँ जो निकलने वाला ग्रुप है वहाँ क्या होना चाहिए, Cl हो, Br हो, I हो, तो ये आसानी से निकल जाएगा, इसको प्लस के रूप में छोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, और इन तीनों में भी सबसे अच्छा कौन सा होता है, I माइनस, और फिर इससे कम थोड़ा सा अच्छा Br माइनस, और इससे कम कौन सा हो जाता है, Cl माइनस। ठीक है, उसके बाद में अपन देख ले, तीन तो ये हो गए, और एक क्या होता है, जैसे ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन खुद अकेला तो बुरा था, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस आता है निकलेगा तो माइनस आएगा, इसको अपन क्या कर दो, जैसे ये कर दिया तो ये रेजोनेंस में शामिल जो हो जाते हैं, जैसे ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो ये अनुनाद करने लग जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, स्थायी। तो जैसे अगर अपने पास यहाँ पे ऐसे होता RCH2O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है, तो इसको अपन क्या मान के चल रहे हैं, लिविंग ग्रुप, तो ये आसानी से इससे हट सकता है और ये इसको अपन को जो मिलेगा वो क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो जो समझाने का इसका इतना सा मीनिंग था कि ये क्या हो सकता है, गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है। ठीक है, या फिर इसकी जगह ये लिखा हुआ आ जाए NH C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये भी कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से आसानी से ये तो निकलेंगे ही नहीं, इतना ध्यान में रख लो, बाकी ये चीज़ होती है वो आसानी से निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो आसानी से निकलेंगे उसको गुड लिविंग ग्रुप, और जो निकलेगा वो क्या लेके निकलेगा, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप समझ में आ गया है, इसको याद कर लेना है कि बेड कौन से हैं जो निकलेंगे नहीं और गुड कौन से हैं जो निकल जाएंगे, ये वाले। ठीक है, अब अपन देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। देखो जनरली मैं आपको पहले रिएक्शंस बता देती हूँ कि अपने पास लिविंग ग्रुप कहाँ काम में आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ काम में आएगा। जैसे मेरे पास ये है CH2 और I है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने अटैक किया जैसे OH माइनस का अटैक किया, ठीक है, तो आपके पास होगा क्या, ये दोनों इसमें से ये वाला इसको लिविंग ग्रुप है, इसको ये अच्छा लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आया था ना, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये जैसे इसके ऊपर आया, ये बाहर निकला और इन दोनों का बॉन्ड बन गया, तो अपने पास क्या बन गया, CH2OH, और जो बाहर निकला वो क्या निकल गया, जो लिविंग ग्रुप के रूप में आया वो क्या आ गया, I माइनस, और ये तो स्टेबल है इसलिए ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे अटैक करने वाला तो क्या होना चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और यहाँ पे निकलने वाला क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप तो समझ में आ गया, निकलेंगे कौन से। अब अपन क्या पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अच्छे कौन से होते हैं और न्यूक्लियोफाइल बुरे कौन से होते हैं। इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग काम में मैं सिर्फ रिएक्शन बताने का मतलब यही था कि निकलेगा कौन सा और जुड़ेगा कौन सा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, उनमें से दो देखो, एक तो आप मानो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, और एक मानो एनायनिक, या इसको ऋणावेशित मान लेना, एनायनिक वाले। ठीक है, तो देखो न्यूट्रल वाले कैसे हो सकते हैं, जैसे H2 जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, ये हो गया, NH3 वाले हो गए, ठीक है, ऐसे वाले तो कौन से आ जाएंगे, न्यूट्रल वाले, और इसी में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, NH2 माइनस हो जाएगा, जैसे NH3 है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, तो ये एनायनिक वाले तो क्या होंगे, जैसे इसकी जगह R लगा दिया तो O R वाले हो जाएंगे माइनस, R की जगह जैसे R क्या हो सकता है, OCH3 हो सकता है, OC2H5 हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये, ठीक है, तो अगर OCH3 आएगा तो मैं इसको लिखती हूँ OMe, ठीक है, मेथिल, और इसको मैं लिखती हूँ OET, एथिल। ठीक है, और एक और क्या हो सकता है, जैसे इसमें हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ सकता है, तो ये नाइट्रोजन हो गया, NH, एक को चेंज कर दो CH3 की जगह, तो यहाँ पे माइनस ही है। अगर वापस दोनों को चेंज कर दो तो भी क्या हो सकता है, NR2 भी हो सकता है और N
एक हाइड्रोजन वाला भी हो सकता है। तो ये वाले, ये भी अच्छे होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे कौन से होते हैं? ये वाले। एनायनिक वाले क्या होता है? देखो न्यूक्लियोफाइल खुद के ऊपर ही माइनस आ रहा है जो अटैक करेगा, तो ज़्यादा अच्छे कौन से हैं? एनायनिक वाले। इनको नेक्ड भी बोल सकते हैं, और ज़्यादा, और ये न्यूट्रल वाले ये होते हैं। तो आपको समझ में क्या आया है कि अटैक करने वाले ये हैं और रिएक्ट करने वाले ये हैं, ठीक है। इसमें जैसे Cl- भी आ सकता है, पर मोस्ट ऑफ अपन यही वाली चीज़ पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया। न्यूक्लियोफाइल याद करने हैं कि अटैक कौन कौन से वाले करेंगे, और आपको और एक चीज़ याद करनी है, जो क्या याद करनी है? लिविंग ग्रुप वाले, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। अब देखो एक चीज़ गौर करिए कि अपन ने पढ़ा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, आपको देखना है जैसे ये हो गया कि एक ना उसके ऊपर, खुद के ऊपर माइनस चार्ज है, तो वो अटैक कहाँ करेगा? प्लस वाले चार्ज के ऊपर करेगा। मतलब जो सबस्ट्रेट लेना है, जो सबस्ट्रेट अपन लेंगे उस पर क्या होना चाहिए? प्लस आवेश होना चाहिए या प्लस चार्ज होना चाहिए, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस वाला आएगा, ठीक है। और जो आने वाला है उसके ऊपर जितना माइनस होगा वो उतना अच्छा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो वहाँ पे बना है निकलने के बाद प्लस, वो जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना ही उसमें क्या होगा? रिएक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो देखो इसमें से जैसे मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR अपन मान लेते हैं, तो इसका अपन एक दो बुक में जो दी हुई है 12th वाले बच्चों के, वो दो दी हुई है। एक तो SN1 दी हुई है और एक SN2 दिया हुआ है। अब SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, यही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक जिनकी रेट होती है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिनकी रेट क्या होती है? 2 होती है। तो रेट क्या होती है? इनको एक नाम क्यों दिया, 2 नाम क्यों दिया, ये अपन देखते हैं। तो इसमें से मैं जो पहली शुरू करती हूँ उसको शुरू करती हूँ 2, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं द्वितीय वाली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको 2-3 चीज समझनी जरूरी है। एक संकरण आता है आपको sp3 संकरण, ठीक है। तो sp3 संकरण कैसा होगा? जैसे मानो ये कार्बन है और ये CH4 ले लेती हूँ, ठीक है। इसका संकरण अगर निकालते हैं तो संकरण में इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और भाग कितने का देना है? क्योंकि प्लस और माइनस कुछ नहीं है, तो ये ऐसे, तो ये कितना हो गया? 4। और 4 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3 संकरण आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। डी वाले तो अभी कार्बन में आते ही नहीं है। और इसकी जो ज्यामिति वो होगी, वो कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल, या इसको अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसकी जो ज्यामिति होती है ना, वो दिखती कैसे है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें किरेल कार्बन, अकिरेल कार्बन, या कायरल बोल दो, किरेल बोल दो, एक ही चीज़ है। ये जो आपके बहुत सारे काम में आएंगी। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, वो ऐसे होती है, एक हाइड्रोजन प्लेन में होता है, 2 हाइड्रोजन, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये तो है 2 प्लेन वाले। फिर देखो ये प्लेन में आ गए 2, तो एक होता है इसके आगे निकला हुआ और एक होता है इसके पीछे, बोर्ड के पीछे इमेजिन करना है। तो जो आगे निकला हुआ होता है ना, उसको अपन दर्शाते हैं इससे, ठीक है। और जो पीछे होता है उसको अपन दर्शाते हैं डॉट से, मतलब जो अपन को पीछे दिखेगा उसको तो डॉट से, और जो रंगीन या ज़्यादा डार्क दिखेगा उसको अपन क्या बोल देते हैं? ये इससे दर्शाएंगे, इसको अपन बोल देंगे वेज, और इसको अपन क्या बोल देंगे? डैश, ठीक है। ये हाइड्रोजन लगा दो और ये हाइड्रोजन लगा दो। ये वाली चीज़ समझ में आ रही है। इसमें अपन ये देखेंगे कि अगर जो इसके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 4, ये चारों हाइड्रोजन की जगह अगर 4 ग्रुप जोड़ दो, जैसे यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH, एक हाइड्रोजन रहने दो, एक मैंने जोड़ दिया CH3 और एक मैंने जोड़ दिया C2H5, ऐसे मैंने कुछ ना कुछ ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पे। या C2H5 की जगह तुम फ्लोरीन भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, ठीक है। 4 ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। तो 4 ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए sp3 में, अपन को समझ में आ रहा है। और चारों ही ग्रुप अगर अलग अलग होते हैं, देखो OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे फ्लोरीन है, तो ये चारों ग्रुप अगर अलग अलग होते हैं तो ये वाला जो कार्बन है उसको अपन क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन, ठीक है।
कायरल कार्बन बोलेंगे, और जो ये मॉलिक्यूल होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल या किरेल मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि ये वाली चीज समझ में आनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। अब अपन देखेंगे कि जैसे SN2 अभिक्रिया देख रहे हैं ना, SN2 अभिक्रिया में क्या होगा कि जैसे ये वाला अपने पास मॉलिक्यूल था CH, ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया। एक चीज और समझो उससे पहले, एक होता है प्रोटिक और एक होता है एप्रोटिक। ठीक है, सॉल्वेंट, तीन चीज आज मेन वाली जो चीज है, रिएक्शंस स्टार्ट कल हो जाएंगी भले, लेकिन तीन चीज अगर समझ में आ गई तो रिएक्शंस में जोड़ नहीं आएगा। वो तीनों चीज कौन कौन सी हैं? पहली चीज आपको क्या समझ में आई थी, जो मैंने बताया था, लिविंग ग्रुप वाला जो निकलने वाला है, एक अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, और एक है सॉल्वेंट। तो दोनों रिएक्शंस में अलग अलग काम में आएगा। एक को मैं बोलती हूँ पोलर एप्रोटिक, सॉल्वेंट, और एक को बोलती हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो, पोलर का मतलब तो होता है कि दोनों पे चार्ज, मतलब दो चार्ज हो जाने चाहिए, प्लस और माइनस वाला, तो उसको अपन बोलेंगे पोलर। तो पोलर इधर भी है, पोलर इधर भी है, तो पोलर को बोलते हैं ध्रुवीय। प्रोटिक वो होता है प्रोटीन, मतलब प्रोटॉन मान लो, प्रोटॉन मतलब H+, तो जो हाइड्रोजन देगा उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन प्रोटिक। तो जो हाइड्रोजन जिसमें फ्री दे देगा उसको तो अपन बोल देंगे, जो H+ देगा वो तो प्रोटिक वाले, और जो पोलर तो है लेकिन H+ नहीं देगा वो कौन से हो जाएंगे, एप्रोटिक, और सॉल्वेंट मतलब हो जाएगा विलायक। तो क्या समझ में आया? पोलर मतलब जिनमें विपरीत आवेश हो, एप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन ना दे पाए, और सॉल्वेंट मतलब विलायक वाले। ऐसे सॉल्वेंट जो आएंगे वो तो किस में काम में आएंगे, SN2 में, और ये किस में काम में आएंगे, SN1 में। ठीक है, अब ये वाले कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं देखो DMSO, आपके सबसे ज़्यादा काम में आएगा। DMF भी आ सकता है। अभी ये वाली दो चीज़ ध्यान में रखनी है, DMSO आएगा या DMF आएगा आपके दिया हुआ SN2 में, और इसमें से क्या आएगा। और ये क्या करते हैं, ये जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि ये SN2 की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे, और इसमें जो H2O वगैरह आएंगे तो ये क्या करेंगे, SN1 की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का काम क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना उसको और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने का काम होता है। तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको अच्छा कौन बनाएगा, DMSO वाले बनाएंगे, और इसको कौन बनाएंगे, पानी मान के चल लेना। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक और एपोलर प्रोटिक समझ में आ गया। पोलर एप्रोटिक SN2 में और पोलर प्रोटिक SN1 में। अब देखो होगा क्या, SN2 पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अब स्टार्ट करते हैं, जो काम की चीज़ थी वो आपके पास सारी पहुंच गई है। तो SN2 में देखो मेरे पास ये कार्बन है, इससे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ऐसे 4 ग्रुप्स इसमें होते हैं। ये है, एक मान लो हाइड्रोजन है, एक मान लो X है, X को मैं यहाँ मान के चलती हूँ, ये X है, और ये हो जाएगा कोई भी, इसको भी हाइड्रोजन ही मान लो और इसको भी हाइड्रोजन ही मान लो। तो जो मैंने लिया है वो क्या लिया है, CH3 और X लिया है। ठीक है, तो इसमें से ये तो लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मान के चलते हैं अपन, आयोडीन मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो अगर अपन आयोडीन मान के चलेंगे ना, या इसमें SN2 भी अच्छा होता है, इसको भी मान लो, कोई बात नहीं। ये अब अपन इसके ऊपर अटैक करेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो अपने पास जो बनेगा वो लास्ट में बनेगा क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन, और जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, देखो 4 ही चीज़ थी, इस पे 4 चीज़ जुड़ी हुई थी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, ये I बाहर निकल गया। ठीक है, और I बाहर निकलने के बाद जो अपन को मिला वो ये मिला। इसमें जो जुड़ा हुआ था वो किधर जुड़ा हुआ था, इधर मेरे राइट हैंड की साइड, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है वो किधर आके जुड़ा है,
लेफ्ट हैंड की साइड। तो इसमें क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास। उस कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब उल्टा, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। अब ये उल्टा हो गया क्या मतलब, इधर से निकला था और जुड़ इधर से गया, ठीक है, यही चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा होना या कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन। तो आपको पूछेगा कि कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होना क्या होता है और किस में होता है, ये SN1 में होता है या SN2 में होता है। तो आपको क्या बताना है कि ये SN2 में होता है, और जिधर से लिविंग ग्रुप निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन बोलते हैं। अब इस रिएक्शंस को, ये वाली चीज़ आपको SN2 के लिए ऐसे पॉइंट बनाने हैं। कल अपन SN1 जब कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि SN1 में क्या डिफरेंस है, SN2 में क्या डिफरेंस है, तो ये बताने में काम में आएगा, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, वो यहाँ आएगा, यहाँ अटैक करेगा। इसको अपन मैकेनिज्म ठीक से समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मैकेनिज्म अगर अपन इसकी पढ़ेंगे तो देखो ये वाला बॉन्ड थोड़ा वीक होता जाएगा, ये टूटता जाएगा और ये बनता जाएगा। तो इसमें होगा क्या, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये इसमें हाइड्रोजन है, ये इसका हाइड्रोजन है, इन तीनों को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये वाला बॉन्ड, इसको मैं टूटता हुआ दिखा रही हूँ, तो ये टूटता हुआ बॉन्ड किससे है, X से निकलने वाली से, और थोड़ा थोड़ा बनता हुआ बॉन्ड किससे है, न्यूक्लियोफाइल से। ऐसे आएगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसके बाद की चीज़ ये आएगी, और इसके बाद में क्या होगा कि ये तो पूरा टूट जाएगा और ये पूरा बन जाएगा, तो इसके बाद ये आ जाएगा, ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। मैकेनिज्म में आपको कुछ नहीं करना है, ये एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट दिखानी है, इसका क्या नाम है, इसको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट या मध्यवर्ती अवस्था, ठीक है। तो इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब आपको ना ऐसे करके रिएक्शन दिया होगा, ये तो दे देगा पाथ, रिएक्शन का पाथ, और ये इसको अपन एनर्जी मान लो आप, तो आपको कैसे बनाना है इसका, यूं करके बनाना है, ठीक है। तो यूं करके आप बनाओगे तो आपको क्या करना है, देखो ये जो बीच की चीज आती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ईए मतलब होता है बैरियर, ठीक है। और ये वाली जो स्टेट आती है ना, ये किसके लिए आती है, ट्रांजिशन स्टेट के लिए आती है। केमिकल काइनेटिक्स आपका चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज समझ में आती है। ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए एनर्जी, और ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए एनर्जी, और ये बीच की क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट के लिए एनर्जी, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतना ही नीचे आएगा। तो देखो ये रिएक्टेंट जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। और फिर ये प्रोडक्ट, या फिर आप इसको ऐसे करके भी बना सकते हो कि प्रोडक्ट को ज़्यादा स्थायी बताना है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, इस मीडियम वाले की। तो ये बहुत ही ऐसे, मतलब अपन इमेजिन करके चलते हैं कि ये ऐसे आया होगा पीछे से, बाकी ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन का पथ है, ये इधर एनर्जी है, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा ऊर्जा उतना ही, जैसे जितना ज़्यादा हल्का आदमी होगा ना, मतलब जिसमें दम नहीं होगा, वो उतना ज़्यादा गुस्सा करेगा, और जितना ज़्यादा शांति से कोई काम करेगा वो क्या होगा, उतना ही अच्छा इंसान होता है। तो आपको यही सेम कंसेप्ट इसमें लगाना है। देखो ये सबसे अच्छा है और ये इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे कम टाइम पर के लिए टिकेगा, ठीक है। और ये जिसमें ज़्यादा, जो ज़्यादा शांति से काम करेगा वो ज़्यादा टाइम के लिए टिकेगा। तो आपको क्या करना है, ये जिसकी कम ऊर्जा होगी ना, यहाँ से नीचे से लेके चलना है, जिसकी ऊर्जा कम वो उतना ज़्यादा स्थायी। और इसमें जैसे एक ये आया है ना, ट्रांजिशन स्टेट एक आई है, तो ये एक ही आया। अगर इंटरमीडिएट के लिए जो भी पाथ वो आएगा ना, ये रिएक्शंस का पाथ अपन दिखाएंगे, वो SN1 में आएगा। तो आपको क्या दिखाना है, इस SN2 के लिए सिर्फ इसमें एक क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 के लिए। पॉइंट्स आपको अगर कलेक्ट करने हैं तो फिर इसमें क्या काम में लेते हैं, इसके साथ DMSO क्या था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें अपन काम में लेते हैं पोलर एप्रोटिक
सॉल्वेंट। तीसरा इसमें क्या होता है, इसमें इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, जैसे कार्ब एनाइन होता है, ठीक है, कार्ब केटाइन होता है, फ्री रेडिकल होता है, स्टार्टिंग की क्लास में सब बताया था। इंटरमीडिएट अगर कोई बनता है तो इसमें इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा है तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, और ये एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ये वाली चीज़ सारी समझ में आ गई। अब एक चीज़ और आती है इसमें, रेट के बेसिस पे ही अपन इसको क्या कह रहे थे कि ये ना SN2 बनेगी या SN1 बनेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे देखो रेट अपन देखते हैं, रेट के इक्वल में अपन देखेंगे तो देखो जो स्टार्टिंग में जो रिएक्शंस में काम आएंगे उन्हीं को अपन रेट कहेंगे। तो एक तो ये सबस्ट्रेट काम में आ रहा है और सबस्ट्रेट के साथ ही अपना क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो रेट किसके समानुपाती होगी, सबस्ट्रेट क्रियाकारक के, ठीक है, और एक रेट किसके समानुपाती होगी, न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। सबस्ट्रेट भी एक ही लिया है अपन ने और न्यूक्लियोफाइल भी एक ही लिया, तो दोनों की पावर, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल की पावर कितनी होगी, 2, दोनों के मिला के। तो रेट बराबर अपन क्या लिख देंगे, 1+1, ठीक है। तो ये आ गई 2, इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, SN2, ठीक है। तो अगर अपन अभिक्रिया की दर मापने जाएंगे तो अभिक्रिया की दर में अपने किस किस का इफेक्ट आएगा, इसका भी इफेक्ट आएगा और इसका भी इफेक्ट आएगा। प्रोडक्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता, ट्रांजिशन स्टेट का कोई इफेक्ट नहीं आता, तो रेट अपन को यहाँ से लिखनी है, ठीक है। अगर रेट अपन यहाँ लिख रहे हैं तो ये कैसी स्टेप होती है, स्लो स्टेप, धीमी स्टेप होती है, ठीक है। अब SN1 में क्या होगी, 2 स्टेप आएगी, तो उसमें से अपन को देखना पड़ेगा कि स्लो स्टेप कौन सी है और फास्ट स्टेप कौन सी है। तो जो स्लो स्टेप होती है, धीरे चलने वाली, वही क्या होती है, रेट लिखने के लिए काम में आती है। तो SN2 के लिए दूसरा पॉइंट क्या काम में आ गया अपने पास, रेट कितनी होती है इसकी, 2 होती है, ठीक है। अब होती है कि इसकी जो अभिक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और फिर अपन एग्जाम्पल कर करके देखेंगे। एक और इसमें आप पॉइंट जोड़ सकते हो कि इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब अभी ये इधर था, इधर से निकला था और जुड़ इधर गया है, ठीक है। R और S कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 11th में, तो उसके अकॉर्डिंग वो इन्वर्जन हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, विन्यास का प्रतिपन्न होना इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाली SN2 के बारे में आपको चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद में अपन एक बार मैं आपको ये और बता देती हूँ कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हेडिंग डालनी है, SN2 को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो SN2 को प्रभावित करने वाले इफेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं इनके, इफेक्टिंग फैक्टर कौन से होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से पहला होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा भीड़ भड़ाक होगी उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। देखो ये कार्बन था, इस कार्बन पे अपन ने ऐसे, एक तो ये न्यूक्लियोफाइल आ गया था, एक तो ये लिविंग ग्रुप आ गया था, निकलने वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं त्रिविम बाधा, और इधर से आ गया था न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहाँ मैंने हाइड्रोजन 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 जोड़ दिया था। अगर इन हाइड्रोजन की जगह मैं जैसे ऐसे जोड़ दूँ C2H5, यहाँ जोड़ दूँ C3H7 और यहाँ जोड़ दूँ CS3, तो देखो पहले तो CS2 था, तो ये आसानी से, जैसे यहाँ पे बहुत, ये एक तल में है, ये एक इधर से आ रहा है और एक इधर से निकल रहा है, तो ये बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये एक तल में है, ठीक है, एक ऊपर से आएगा, ठीक है, और एक पीछे से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से आएगा, अगर यहाँ पे ये बहुत ही छोटे छोटे हैं जो खुद ही क्या पड़े हैं, तल में पड़े हैं, तो ये जो आएगा इसके लिए इतना सारा एरिया पड़ा है, तो ये आसानी से चला जाएगा। माना ये कार्बन तो इतना सा है और यहाँ जुड़े हुए ग्रुप ऐसे, इस कार्बन को ऐसे इतने मोटे मोटे होके इस कार्बन को इसने ऐसे कवर कर रखा है 3 जगह से। अगर इसको कवर कर रखा है तो क्या जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको यहाँ इसमें एंटर करने की जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसको आपको क्या करना है,
कि ये जो कार्बन है उसके चारों तरफ भीड़ सबसे कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी कम होगी उतनी ही SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, रेट देखनी है ना, तो रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगी 1 / स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी कम भीड़ उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ CH3X हो गया, C2H5 CH2X हो गया, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ कि CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे X लगा दूँ। तो इसमें देखो यहाँ पे तो तीनों ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा एक C2H5 है, यहाँ एक C2H5 और एक CH3 है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। तो SN2 की जो रेट होगी वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसकी जो रेट है उसमें अपन क्या देखेंगे 1 डिग्री की रेट सबसे ज़्यादा, फिर अपन देखेंगे 2 डिग्री की रेट और उसमें देखेंगे 3 डिग्री की रेट। और 1 डिग्री में भी अगर ये सिर्फ मिथाइल के साथ में X जुड़ा हुआ है तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और आपको क्या करना है, अगर ये वाली चीज़ दी हुई आएगी तो आप कर लोगे, समझ में आ गया, ये वाली चीज़ है और ये इसका रेट है सबसे ज़्यादा, ये ध्यान में रख लेना आप। दूसरी चीज़ अपन ये मान के चलेंगे कि अगर यहाँ ऐसा हो गया, अगर इसमें अपन ये मान लिया स्टेरिक हिंड्रेंस, समझ में आ गया। आपको क्या करना है, जो कार्बन है ना जहाँ से निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उस पर क्या होना चाहिए, उस पर खींचने वाले ग्रुप होना चाहिए। मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था, एक तो +M वाले और एक -M वाले, ठीक है। तो -M वाले कौन से थे, जिसके ऊपर खुद के ऊपर क्या था, डबल बॉन्ड वाला ग्रुप था। अगर ये खींचने वाले ग्रुप जैसे डबल बॉन्ड ये वाला हो गया, NO2 हो गया, CN हो गया, ये सब खींचने वाले ग्रुप थे। तो अगर ये जो लिविंग, जैसे ये है CH3 और ये X, इसकी रिएक्टिविटी अपन ने सबसे ज़्यादा बताई थी। अगर मैंने इसके एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया और यहाँ पे X है या लिविंग ग्रुप, तो इसकी जो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये CH3X से भी ज़्यादा हो जाएगी। या मैंने ऐसे जोड़ दिया कि CH2 और यहाँ जोड़ दिया COH, एल्डिहाइड जोड़ दिया और यहाँ पे जोड़ दिया X, तो क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, CH3X से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब भीड़ वाले से पहले तो क्या होगी, सबसे कम भीड़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे अगर +M वाले, +M वाले नहीं, +M वाले इसकी क्रियाशीलता को घटाएंगे। तो अगर SN2 देखनी है तो -M वाले ग्रुप जितने जुड़े हुए होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, पहला था हिंड्रेंस वाला और दूसरा क्या लिख लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप जितने जुड़े हुए होंगे ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे ये भी अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले ग्रुप हैं उसकी क्रियाशीलता वो उतनी ही बढ़ाएंगे। दो चीज़। तीसरी चीज़ क्या है, आपको ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो पोलर एप्रोटिक, ये पता है ना SN2 में कौन सा सॉल्वेंट काम में लिया था अपन ने, तीसरा में अपन ने लिया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट काम में लिया था। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें अपन ने जो F होता है, अगर F हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करने वाले के रूप में काम करेंगे तो F की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो SN2 के लिए क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये लिविंग ग्रुप नहीं है, ध्यान में रखना है इसको। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर अटैक करने वाला F- है, Cl- है, तो आपको क्या करनी है, F- वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। देखो समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, ये X है और यहाँ माना F- आएगा अटैक करने। दूसरा मैं ऐसे मान लेती हूँ ये X है और यहाँ पे क्या आएगा अटैक करने, जैसे ब्रोमीन आ रहा है माइनस, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि SN2 में रिएक्टिविटी ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाले की किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो यहाँ अगर मैं रेट K1 मान लूँ, यहाँ रेट K2 मान लूँ, तो रेट K1 क्या होगी, रेट K2 से ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाली चीज़। नेक्स्ट फैक्टर अपन मान के चलते हैं, एक आपको ये पता है बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, चार नाम हैं जो मैं आपको पूछ रही हूँ। बेंजाइलिक
जिसको हिंदी में बेंजाइलिक ही बोलेंगे। एक होता है एलाइलिक, ठीक है, एक होता है एराइलिक और एक होता है विनाइलिक। तो इसमें क्या होगा, अगर कार्बन बेंजाइलिक और एलाइलिक है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर कार्बन एराइलिक और विनाइलिक है तो उसकी SN2 की रिएक्टिविटी कम होगी। तो आपको क्या करना है, अगर कार्बन जो लिविंग, ये कार्बन था, इधर लिविंग ग्रुप था, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो ये वाला कार्बन अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और एराइलिक और विनाइलिक है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो आपको SN2 में क्या क्या चीज़ बताई है मैंने, सबसे पहले SN2 में विन्यास का प्रतिपन्न हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में क्या काम में लेना है, जो सॉल्वेंट काम में लेना है वो पोलर एप्रोटिक काम में लेना है। पोलर एप्रोटिक का काम क्या होता है, वो जो अपन न्यूक्लियोफाइल लेते हैं उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ समझ में आई। तीसरी चीज़ क्या समझ में लेनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, उसके चारों तरफ भीड़ भड़ाका बहुत कम होना चाहिए। 3, चौथा चीज़ आपको ध्यान में रखना था कि उसकी क्रियाशीलता में क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी या उसकी रेट 2 होती है, तो वो एक सबस्ट्रेट पे भी, क्रियाकारक पे भी डिपेंड करेगा और आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है इसमें, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अच्छा कौन सा होगा, तो हैलाइड्स आएंगे, उसमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर फिर क्लोरीन बीच में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आयोडीन। और जो बेंजाइलिक और एलाइलिक है उसकी रिएक्टिविटी सबसे इसकी ज़्यादा होगी बजाय किसके, एराइलिक और विनाइलिक के। और जो 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। और जो अपन -M वाले ग्रुप थे उनकी रिएक्टिव, अगर -M वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो SN2 वाली चीज़ें आपको जाके पढ़नी है, विन्यास का इसमें प्रतिपन्न हो ही जाता है, ये वाली सारी चीज़ पढ़नी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए और ये 4 कार्बन मुझे बताना है, आप विनाइल कल की क्लास में बताऊंगी, उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है बेंजाइलिक कौन सा होता है, एलाइलिक कौन सा होता है, एराइलिक कौन सा होता है और विनाइलिक कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का कल पढ़ के आना, आगे की अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।